I am Dr. Amjad Ayub Mirza, and as you know, we focus on Kashmir's political, economic, and social issues. आज हम जो बात करने सोशल मीडिया पर आजकल एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का वीडियो काफ़ी चर्चा में है। इस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का नाम है अमजद अयूब मिर्ज़ा। अमजद अयूब मिर्ज़ा ने कश्मीर पर पाकिस्तान सरकार की पोल खोल कर रख दी है। भारत कश्मीरियों के लिए क्या क्या कर रहा है, भारत कश्मीर के लिए कितना बजट दे रहा है और उसके मुकाबले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्या हालात हैं, इन सब का डिटेल अमजद अयूब मिर्ज़ा ने दिया है। भारत कश्मीर और कश्मीरियों की परवाह किस हद तक करता है और पाकिस्तान कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के प्राकृतिक साधनों का दोहन करने के बावजूद परवाह नहीं करता, यह भी उस वीडियो में बताया गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान की बौद्ध और शिया आबादी की जगह पाकिस्तान सरकार ने सुन्नी पठानों और पंजाबी मुसलमानों को लाकर बसा दिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान की बोली भाषा की जगह उर्दू को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी वीडियो में कश्मीर की, भारतीय कश्मीर की एक सोशल एक्टिविस्ट याना मीर बताती हैं कि 370 हटने से पहले कश्मीर के 6 से 7% लोग ही वोट डालते थे। इन्हीं 6 से 7% वोट की हिस्सेदारी बड़ी पार्टियां आपस में कर लेती थीं और बारी बारी से कश्मीर पर हुकूमत करते थे। केंद्रीय सरकार से आने वाले पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे, कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब केंद्र सरकार यानी भारत सरकार पैसा दे रही है और ग्रास रूट लेवल के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में ढेर सारी चौंकाने वाली और भी बातें हैं। इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं एक कंपैरिजन दिखाऊं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो इसमें मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला, ऐसे फिगर्स हैं कि आप सुन के भी जो है ना हैरान हो जाएंगे कि जो बजट 2019-2020 का पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो 12,156 करोड़ यानी 773 मिलियन डॉलर्स यानी 12,156 करोड़ रुपए जो कि बनते हैं 773 मिलियन डॉलर। ये है पूरे कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का सालाना बजट। इसके मुकाबले पर जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का बजट तो वो है 88,911 करोड़ रुपया यानी 12.4 अरब यानी 12.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बजट से 16 गुना ज्यादा है। यही वजह है शायद कि एक तरफ तो हम डेवलपमेंट देखते हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, पुल वगैरह, जबकि दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि सड़कें टूटी हुई हैं, कई जगहों पर सड़कें भी नहीं हैं और लोगों को आमदोरफ्त के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। तालीम के शोबे को चेक करें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में शरह ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट मर्दों में 14% और ख्वातीन में 3.5% है, जबकि जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी है लिटरेसी रेट 67.6% है। इसमें राज की बात यह है कि जो बजट है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो तालीम के लिए जो बजट रखा गया है वो 173 मिलियन यूएस डॉलर है, जबकि इसके मुकाबले पर जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन का बजट है वो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर है। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर तालीम का बजट है सालाना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालीम के मैदान में कितना पिछड़ गया है पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। आगे चलें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है वहां पे हेल्थ का जो बजट है वो 62 मिलियन यूएस डॉलर है,
जबकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो हेल्थ का बजट है वो 618 मिलियन यूएस डॉलर है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का 62 मिलियन डॉलर और जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन टेरिटरी का 618 मिलियन डॉलर। अस्पतालों की तादाद जो है वो पर्दा उठाती है इस सारी सूरत हाल से। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अस्पतालों की तादाद 73, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 33 है। 73 पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं और 33 गिलगित बल्तिस्तान। इसके मुकाबले पर जम्मू कश्मीर में अस्पतालों की तादाद 5534 है। नाजरीन, ये अदादो शुमार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जो सिंसियरिटी है उसकी कलई खोल देते हैं। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भारत में मौजूद हैं जिनसे बहुत बढ़कर जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतरीन इंजीनियर्स और बेहतरीन डॉक्टर्स जो है वो वहां पे तैनात किए गए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि भारतीय यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में हम इतनी डेवलपमेंट देखते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को देखें तो वहां पे डेवलपमेंट तो क्या, जो 1947 में जो डेवलपमेंट थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुकी है। इसकी वजह दोनों ममालिक के जो हुकूमतें हैं उनका अपनी अपनी इलाकों की तरफ रवैया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को हमेशा भारत ने अपना अटूट अंग तस्वर करते हुए वहां हमेशा से डेवलपमेंट के लिए जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, एड दी है और जहां तक मुमकिन हो सके 370 और 35A की रुकावटों के बावजूद उन्होंने इन्वेस्ट करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक खुशहाल यूनियन टेरिटरी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है वहां पे एक नौ आबादियाती निजाम के तहत उसके ऊपर जो है वो राजनीति की जा रही है। यानी पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को अपनी कॉलोनी के तौर पर जो है वो ट्रीट किया है। और जब आप किसी को अपनी कॉलोनी के तौर पर ट्रीट करते हैं तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप उनकी शिनाख्त खत्म कर देते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को, जिसको ये कहते हैं कि यहाँ पे बसने वाले लोग कश्मीरी हैं, जो कि असल में कश्मीरी नहीं है बल्कि ये सारी पट्टी जो है ये वेस्ट जम्मू की पट्टी थी और इस पे कब्जा करने के बाद इसको कश्मीर कहा गया। ये जो पट्टी थी इसके जम्मू वालों की शनाख्त खत्म करके इनको कहा गया तुम कश्मीरी हो। ना वो बेचारे कश्मीरी बोलते हैं, ना वो कश्मीरी समझते हैं, ना वो कश्मीरी जुबान में लिख सकते हैं। लिहाजा उनका डोगरा रस्मुल खत खत्म किया गया। उनका जो बाकी जो सकाफती उनकी चीजें थी उनको खत्म किया गया बतदरीज और वहां पे उर्दू जुबान को मुसल्लत किया गया और वहां पे पंजाबी कल्चर जो है उसको मुसल्लत किया गया। इसी तरह वहां पे पाकिस्तान पूरे को आप जानते हैं कि मजहब के नाम पर जिस तरह हाँका गया, वही मजहबी नैरेटिव और दो कौमी नजरिया जो है उसके तहत पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो एक फेक नैरेटिव कायम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। वहां पे शीना लैंग्वेज और दूसरी बल्ती लैंग्वेज और बुर्शकी लैंग्वेज, ये मुख्तलिफ जुबानें जो बड़ी कदीम हैं, हजारों साल पुरानी जुबानें हैं, इनकी तरक्की और तरवीज के लिए ना सिर्फ ये कुछ नहीं किया गया बल्कि इनको डिस्करेज किया गया और वहां पे भी उर्दू जुबान जो है उसको मुसल्लत किया गया और एक पंजाबी कल्चर जो है उसको वहां पे उसको किया गया मुसल्लत। और ना सिर्फ ये बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बराबर का जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहां से बड़ी तादाद में सुन्नी पठानों को लाकर आबाद किया गया। हमें यह बात समझनी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पर शिया कम्युनिटी की हमेशा से अक्सरियत रही है और जब हम लोग इकट्ठे थे
यानी जब गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ था, उस वक्त वहां पर बुद्धिस्ट और शिया मुसलमान कम्युनिटी जो है, ये दो कम्युनिटीज आपस में रहते थे। लेकिन अब वहां पे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब से भी जो है वो बहुत सारे लोगों को वहां पे आबाद किया गया है। स्टेट सब्जेक्ट रूल जो है वो खत्म कर दिया गया था और उसकी वजह से वो आबादकारी का सिलसिला शुरू किया गया। लिहाजा हम देखते हैं कि वहां पे बजाय डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने के, वहां पर फोकस इस बात पर किया गया कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अपना कंट्रोल उसको मुस्तहकम कर सकता है, कैसे वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। और उसकी ताजा तरीन मिसाल दयामिर भाषा डैम की तामीर है। दयामिर भाषा डैम पर 14.5 यानी 14.5 बिलियन डॉलर्स का तखमीना एस्टीमेट लगाया गया है। अब देखना यह है कि ये 14.5 बिलियन डॉलर्स कहां से आ रहे हैं। 14.5 बिलियन डॉलर में जो पहले ये कहा गया था कि 70% जो है ये चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी और 30% पाकिस्तान की होगी, लेकिन धीरे धीरे चाइना की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 90% तक पहुंच जाएगी हमारे ख्याल के मुताबिक, और पाकिस्तान की 10% रह जाएगी। लेकिन चलें हम यही तस्वर कर लेते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि 70% जो फाइनेंस होगा वो आएगा चाइना से, और जो 30% है वो पाकिस्तान से आएगा। तो हम जानते हैं पाकिस्तान के पास तो ये पैसे ही नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स, बैंक्स और दूसरे ममालिक को। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के जो रिसोर्सेज है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान प्लंडर कर रहा है, बल्कि अब पूरी दुनिया जिसके पास पैसा है, खासतौर पर चाइना, वो भी इस प्लंडर में मुलव्वस हो चुका है। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ने जा रही हैं उनका नाम याना मीर है, और वो यूथ की एक ऐसी नुमाइंदा बनकर उभरी हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में कि उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की है। याना मीर का ताल्लुक श्रीनगर से है और वो बराबर श्रीनगर का और कश्मीर का यानी वादी का एक मुस्बत पहलू जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखती हैं और हमेशा रखती रही हैं। उनकी ये बेलौस खिदमत यकीनन पाकिस्तान के जो नैरेटिव्स चले हैं कश्मीर में, जिसने कश्मीर के अंदर इतनी दहशतगर्दी फैलाई और इतना मजहबी तासुब फैलाया और कम्युनलिज्म फैलाया, उसको शिकस्त देने में यकीनन एक संगे मील की हैसियत रखता है। आपका बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं जानता हूं इस वक्त श्रीनगर में शायद सुबह के 2 बजे हैं और आपने ये कष्ट किया है कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएंगे। टाइम डिफरेंस का मैं कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकता कि उसको ऐसा करूं, कुछ चीजें हमारे बस में होती हैं, कुछ नहीं होती। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये सबसे पहले आप बताइए कि ये अभी मैंने देखा कि आपकी एक लीडर हैं महबूबा मुफ्ती जी, उनको छोड़ा है, रिहा किया है, तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो जब आई हैं तो उन्होंने सब्ज रंग का जोड़ा पहनकर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तिरंगे को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानती, और उन्होंने कहा कि जो ये है यूनियन जो हमारा सेशन था ये भी नल एंड वॉइड हो गया है। तो क्या बन रहा है वहां और कितनी अहमियत देनी चाहिए हमें इनके बयानात को? जी, अब देखिए वो अब अहमियत गेन करने के लिए ही इस तरह की स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जब से ये 370 हटा है उनकी अहमियत एक्चुअली खत्म हो चुकी है, क्योंकि नाउ इट्स ऑल अबाउट सेंटर एंड ग्रास रूट। अब सेंटर और ग्रास रूट आपस में काम कर रहे हैं। सेंटर फंड्स भेजती है एंड ग्रास रूट अब डिसाइड कर रही है कि उन फंड्स का क्या करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बीच में जो ये लोग थे जो एक्चुअली आर्टिकल 370 का मजा, जो स्पेशल आइडेंटिटी जो ये लोग एंजॉय कर रहे थे, जो मैंने पहले भी कहा है कई बार, फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखाने से इनको एग्जेम्पशन था, तो ये लोग वो पावर एंजॉय कर रहे थे। तो अब उनके पास वो पावर नहीं है। और उन्होंने शायद ये भी नोटिस किया कि जब ये लोग डिटेंशन में थे
तो देर वर नॉट मतलब कोई नहीं आया रस्तों पे उनको टू। अब जैसे आप देख रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में जो उनके सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको छुड़ाने के लिए किस तरह से लोग सिट इन कर रहे हैं, कितने कितने दिनों से सिट इन चल रहा था वहां पे। आई एम नॉट श्योर अभी भी चल रहा है कि नहीं हुंजा में। तो वो होता है एक लॉयल्टी लोगों का अपने लीडर्स की तरफ। लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि जब हम डिटेंशन में थे, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल कश्मीरी केम डाउन ऑन द रोड्स टू आस्क द गवर्नमेंट टू रिलीज देम। कोई चाहता ही नहीं था कि वो रिलीज होकर बाहर है। तो वो ये समझ गए हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी जो भी स्टैंडिंग थी, पोजीशन थी, खत्म हो चुकी है। तो अब उनको वो जगाना है लोगों में, उनको किसी ना किसी तरह वो डेस्परेट हो चुके हैं लोगों में ये एहसास दिलाने के लिए कि एक्चुअली वी आर योर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमें आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं लोगों के लिए, जबकि लोगों को कोई फर्क नहीं लेकिन क्या पड़ता। सवाल ये बनता है ना कि क्या इन लोगों को अवाम में पजीराई मिलेगी? क्या ये जो तरक्की की जो रफ्तार है, जिस तेजी से जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में तरक्की हो रही है, जिस तेजी से नैरेटिव चेंज हो रहा है, क्या ये उसमें लाइक जैसे टू थ्रो अ स्पैनर, ये क्या उसमें कोई रुकावट बनने में कामयाब होंगे ये? जी नहीं, जब ये पहले भी इवन बिफोर द 370 वाज एब्रोगेटेड, जब ये जाते थे, जब ये इलेक्शंस में उतरते थे, जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप हैरान होंगे जान के कि वहां का वोटर टर्नआउट होता था 6%, 4%। सबसे ज्यादा जो मैंने फिगर देखा था वो था 14%। मतलब ये अब्दुल्ला और मुफ्ती जब भी उतरते थे। जी, मेरा ख्याल है कि हमारा कोई सैटेलाइट कनेक्शन का इशू आ गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा उनके साथ अपना राब्ता बहाल करें। आप जैसा कि सुन रहे थे कि वोटर टर्न आउट वो बता रही हैं इन लोगों की इलेक्शन में 6%, 7% रहता था, जिसका मतलब ये है कि वोटर्स और जनरल पब्लिक में एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन थी, यानी बेगानगी का एक एहसास था। वो इनको अपने साथ अपनी जुड़त जो है वो महसूस नहीं करते थे। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि जब, जैसा कि याना मीर ने हमें बताया, कि जब ये उसमें कैद में थे, हाउस अरेस्ट थे, उस वक्त इनको छुड़ाने के लिए या इनकी हमायत में श्रीनगर या दूसरे इलाकों में वैली के कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई मुजाहरा नहीं हुआ। लिहाजा ये बात बड़ी तकवीयत देने वाली है कि अब एक नई नौजवान नस्ल, एक तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग जो है वो आ रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर की सियासी, मुआशी और समाजी बागदौड़ को संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से हमने देखा कि 22 अक्टूबर 1947 को, इस 22 अक्टूबर जो अभी गुजरी है, इस 22 अक्टूबर को एज अ ब्लैक डे मनाया गया जम्मू कश्मीर में। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया। और एक नौजवान ने मेरी तवज्जो उस वक्त हासिल की जब मैंने देखा कि एक नौजवान जिसका नाम जुनेद मीर है, वो बाकायदा प्रेस के सामने ये कह रहा था कि हाँ, जम्मू कश्मीर में जो आतंक है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन हमें पता है कि वो वर्दी कौन है। वो वर्दी है पाकिस्तान। हमारा जुड़ गया है दोबारा से याना जी के साथ। आई एम सॉरी, कोई टेक्निकल सैटेलाइट प्रॉब्लम्स थी। तो आप वहीं से गुफ्तगू का आगाज करें जो आप बता रही थी कि इलेक्शन टर्नआउट बहुत कम होता था। जी, और वही जब पंचायत इलेक्शंस होते हैं, सरपंचों के इलेक्शंस होते हैं, वहां वोटर टर्नआउट होता है 98%। इसका साफ मतलब ये है कि कश्मीरीज बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे बिलीव इन द इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन सिस्टम ऑफ वोटिंग एंड इलेक्शंस, एंड दे वांट टू यूज दैट, बट दे डोंट वांट टू गिव वोट टू अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज। इसका यही मतलब। तो अब मैं आपके आने से पहले प्रोग्राम के शुरू में मैं एक कंपैरेटिव स्टडी शेयर कर रहा था अपने दर्शकों के साथ, जी, मैंने पाकिस्तानी देखा। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी जो है वो उसके हवाले से। तो बहुत फर्क महसूस हो रहा है और सुनने में आ रहा है, और जो हम देखते हैं टीवी पे उससे भी मालूम पड़ता है कि 370 की एब्रोगेशन के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक रॉकेट की स्पीड से जो है वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं। तो उसके ऊपर आप नौजवानों के हवाले से कोई रोशनी डालें कि सोशल यानी सामाजिक जो चीजें हैं उनमें क्या
प्रोग्रेस आप देख रही हैं? देखिए, देयर इज डेफिनेटली अ सेंस ऑफ होप। जब इतनी प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च हो रही हैं तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इतनी स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो एक सॉर्ट ऑफ एक सुनहरा मुस्तकबिल देखने को मिल रहा है। मतलब अब तक मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से हमने जो पोस्ट 370 एब्रोगेशन के जो प्रोमिस किए थे गवर्नमेंट ने, पूरी तरह से हम उसका जो कहते हैं ना उसका वो नहीं उठा पाए। मतलब उसका व्हाट इज दैट वर्ड, उसका नए जो भी काम है वो सेट डेडलाइंस के अंदर खत्म हो जाए। जैसे कि 2022 तक 22 लाख पक्के घर बनने का प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट ने। फिर जल शक्ति मिशन ने प्रॉमिस किया है कि जहां जहां यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज की बहुत अक्यूट प्रॉब्लम्स है, वो सारी सॉल्व हो जाए। तो धीरे धीरे दे आर इंचिंग टुवर्ड सक्सेस। the youth is still unhappy. There's a lot of noise. वो कहते हैं कि हाँ वो प्रोमिस का क्या हुआ, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि प्रोमिस उन्होंने की, एब्रोगेशन किया, फिर उसके बाद ये कोरोना का इशू शुरू हो गया और कई सारी ऐसी चीजें हैं, मगर इट्स ऑल इन दी ओपन। कितने फंड्स गए हैं सेंटर से और कौन से फंड्स कहाँ कहाँ एलोकेट हुए हैं, एक एक प्रोजेक्ट का नाम, हर चीज गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आपको मिलेगा। देयर इज नथिंग दैट इज हिडन। अब पब्लिक को पूरा हक है टू नो के उनके जो फंड्स है, जो उनके बेनिफिट के लिए है, उन फंड्स के साथ क्या किया जा रहा है। एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हमें पता है कि हमारा मुस्तकबिल सुनहरा है, क्योंकि पहले ये होता था कि वी हैड नो चॉइस। जो हमारी गवर्नमेंट थी वही हमें लूट रही थी और हमें नहीं पता था कि कहाँ जाना है, वेयर डू वी कंप्लेन। तो अब बिकॉज ऑफ द एब्रोगेशन अब हम सीधे सेंटर के नीचे आए हैं। इससे द गुड पॉइंट अबाउट दिस इज दैट जो भी टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आती है, सेंटर के अंडर, जैसे कि पौंडीचेरी, जैसे कि न्यू दिल्ली, जैसे कि चंडीगढ़, जो भी कम्स अंडर द सेंटर आर डूइंग द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अगर आप देखेंगे टॉप 4 जो जीडीपी में है इन द होल ऑफ इंडिया are all the union territories. So I know कि मेरे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सुनहरा है। And I will show, जब हम 70 साल रुके हैं एक सुनहरा मुस्तकबिल देखने के लिए, तो कुछ और महीने भी सही। कुछ और महीने भी सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हम मुस्तकबिल में बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग देखेंगे डल झील में? आई थिंक देखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मैंने भी उठाई थी गवर्नमेंट के साथ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जम्मू कश्मीर को इंडस्ट्रियलाइज ना करें, उसे डेवलप करने के लिए कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट्स लाएं जिससे एनवायरमेंट पे खतरा ना हो। तो वन ऑफ देम इज कि मतलब जैसे हमारे हैदराबाद में जैसे है Ramoji Film City, I think it's called. Acres and acres of land which is being used for shooting purposes. It has its own in-house editing studio and all these things. तो मतलब it has different मतलब एक जेल वाला सेट हो गया, एक मंदिर वाला सेट हो गया, मतलब everything all under one land. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी आई वाज वाइंग फॉर देम कि आई वाज रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट कि कंसिडर इस तरह के प्रोजेक्ट्स, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, जैसे कि शूटिंग ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स का डेवलपमेंट, इस तरह की प्रोजेक्ट्स को हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, बिकॉज दे डोंट स्पॉइल द एनवायरनमेंट सो मच, बिकॉज कश्मीर एंड ऑफ द डे इज अ टूरिज्म जोन। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें इसे डेवलप करना है, बट विद कीपिंग इन माइंड कि एनवायरनमेंट को खतरा ना हो। मुझे याद है कि जब ये फिल्म आई थी कश्मीर की कली, जिसमें वो थी जो शर्मिला खान की वालदा, हाँ शर्मिला टैगोर थी, तो वो जब वीसीआर शुरू हुए तो हमारे वालिद साहब खास तौर पर कश्मीर की कली लाए और डल लेक में जो वो गाना पिक्चराइज हुआ था उसको वो बार बार देखते थे और वो देखते थे और याद हमें बताते थे, ये पीछे जो नजर आ रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये जी। तो बड़ा नॉस्टैल्जिया था हमारे लिए उसका, कश्मीर का और फिर वो फिल्म का। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कल्चरल सीन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है रूह की ग़ज़ा के हवाले से भी, तो ये कल्चरल सीन पे भी गवर्नमेंट तवज्जो दे रही होगी और बहुत जल्द जो है एक्चुअली हमें नजर आएंगे। आखिर में मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आप अगर कोई मैसेज देना चाहें वादी के लोगों को और पीओजे के लोगों को। जी, आपने कल्चर की बात की तो मैं कल्चर पे ही बात करूंगी। आपने जो कंपैरेटिव स्टडी की उसमें शायद आपने ये नहीं मेंशन किया
कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कितना खास ख्याल रखती है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कितना खास ख्याल रखती है कि जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है उसे प्रिजर्व किया जाए। हमारे यहाँ आर्ट एकेडमी है, जो चीज आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, पीओजे के जो है वहां पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो कल्चरल आर्ट एकेडमी है, इट प्रिजर्व्स ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट ऑफ कश्मीर, इंक्लूडिंग कश्मीरी डांसेस जो है जैसे रौफ एंड दुमल, कश्मीरी फोक म्यूजिक, कश्मीरी सूफी म्यूजिक, फिर कश्मीरी लिटरेचर। ये सारी चीजें आपको, जो कश्मीर का जो रियल कल्चर है वो आपको सिर्फ इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में दिखेगा, बिकॉज देयर आर नो स्टेप्स कश्मीर बीइंग का जो टेकन टू रियल प्रिजर्व कल्चर कश्मीरी है कल्चर वो इन हमें पीओजे। सिर्फ इंडिया के साइड के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में मिलेगा। नाज़रीन, मेरा वक्त प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है। दिल तो करता है कि बातें जारी रहें और ये प्रोग्राम कभी भी खत्म ना हो और हम कश्मीर की बातें सुनते रहें याना मीर से। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।